अब ये शेयर जाकर के लिस्टेड हो जाएंगे कहां पर? मंडी में। मंडी बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जहां आईपीओ आया है, बॉम्बे में या एनएसई में जहां आया है, वहां जाकर के लिस्टेड हो जाएंगे। बोले अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ पेटीएम लिस्ट होने गया था, लिस्टिंग प्राइस बहुत ऊपर रखी थी, लेकिन जब लिस्ट हुआ तो धार से नीचे आके गिरा और अब तक वो रिकवर नहीं किया है। आईपीओ में भाग ले सकते हैं। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि आईपीओ में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। नंबर दूसरा, क्या आईपीओ में आने से पहले भी किसी कंपनी के शेयर परचेज किए जा सकते हैं? क्यों कई बार शेयर मिलते हैं, कई बार शेयर नहीं मिलते हैं। स्टॉक मार्केट इसीलिए अनुमानों का बाजार कहा जाता है, प्रेडिक्शंस का बाजार कहा जाता है। यहाँ पर कुछ सर्टेन नहीं है, हर आदमी अपने तरीके से कंपनी का भविष्य सोचता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज आप मेरे साथ सीखने जा रहे हैं कि हम लोग आईपीओ में शेयर परचेज कैसे करें। साथियों, कल जब हमने आपका सेशन यहाँ छोड़ा था तब बताया था आईपीओ लाया क्यों जाता है, कैसे लाया जाता है। आज के क्रम में हम आईपीओ आपको लेना सिखाएंगे। क्योंकि मैं कोई भी कंपनी को एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, किसी कंपनी का विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप यही खरीदें, इसलिए मैं यहाँ आपको लाइव करके नहीं दिखाऊंगा। लाइव करके नहीं दिखाऊंगा इसका मतलब है कि किसी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर लाइव खरीद कर नहीं दिखाऊंगा। दैट मे प्रूव कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसे खरीदें, है ना। मैं ऐसा नहीं करते हुए पहले से ही कुछ स्क्रीनशॉट्स और कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स लेकर आया हूं जो आज के डे टाइम में हमने करी थी, सो दैट आपको इस सेशन के माध्यम से मैं बता सकूं कि ये सब ऐसे किया जाता है। ये बिल्कुल वैसे है, क्योंकि आपके मन में जो झिझक होती है, जैसे कई बार आपने कोई नया फोन खरीदा तो नए फोन को चलाना कैसे है, उसको लेकर के आपके मन में कई प्रकार की भ्रांतियां होती हैं, तो उसके लिए आपको कुछ गाइडेंस चाहिए होता है। बिल्कुल वैसे ही आप में से जैसे बहुत से लोगों ने डीमैट अकाउंट खोल लिए हैं, अभी भी नहीं खोले हैं तो टेक्निकली ये समझिएगा कि आप इस इन्वेस्टमेंट की क्लास का समय खराब कर रहे हैं, खुद का भी समय खराब कर रहे हैं, और सही मायने में आप फिर क्यों आए हैं बस आपको भी नहीं पता है। अगर आप अपने जीवन में 15 मिनट नहीं निकाल पा रहे हैं, एक बार के लिए डीमैट का लिंक और लगा देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। सेशन एंड हो उससे पहले पहले लगा देना, ठीक है। अच्छा तो ऐसे में एक बहुत बड़ा पार्ट जो बनता है वो क्या है कि अगर आपने अकाउंट खोल लिया तो अब हम एक-एक करके उन्हें समझना शुरू करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को समझना शुरू करते हैं, कैसे हम अपने लिए डीमैट से ही आईपीओ में भाग ले सकते हैं। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि आईपीओ में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। नंबर दूसरा, क्या आईपीओ में आने से पहले भी किसी कंपनी के शेयर परचेज किए जा सकते हैं? ऑफर प्राइसेस क्या होती हैं? क्यों कई बार शेयर मिलते हैं, कई बार शेयर नहीं मिलते हैं। ये सारी बातें आज की सेशन के अंदर आपके साथ की जा रही हैं, ठीक है। हाँ, और किसी के पास अगर कोई और कंपनी का भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मेरे साथ ही खोल रखा हो या एंजल वन का ही खोल रखा हो, आप स्टॉक खोलें, 5 पैसा खोलें, ज़ीरोधा खोलें, लेकिन डीमैट अकाउंट बनाएं जरूर, क्योंकि उसके बिना आपके लिए ये सब चीजें वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आप उस फील्ड में नहीं होंगे आपका लाभ नहीं ले पाएंगे आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने टेबल ऑफ कंटेंट आपको दिखाया, क्योंकि हमारे सेशंस में इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट की क्लास चल रही है। इसमें मैंने आपको शुरुआती लेक्चर्स में जो बातें सिखाई, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, मार्केट के इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, आईपीओ क्या होता है, ये सारी बातें बताई। आज मैं आईपीओ खरीदा कैसे जाता है वो बता रहा हूं, यानी कि एक तरह से 1.3.1 करके एक सेशन एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, जो कि पहले प्लान नहीं था लेकिन अब ऐड हो गया है, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद में अब एक और है जिसको कहते हैं व्हाई डू स्टॉक प्राइसेस फ्लक्चुएट। स्टॉक प्राइसेस फ्लक्चुएट क्यों होते हैं, इसके बारे में चर्चा है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, जो भी साथी इस समय मुझे लाइव सुन रहे हैं, देखिए मेरा लाइव करने का मकसद सिर्फ इसलिए था सो दैट आपको ये लगे कि हाँ, आप अगर बीच में कोई क्वेश्चन पर रिप्लाई देना चाहें, जब मैं आपसे पूछूं उस समय आप अपना रिस्पांस देना चाहें तो आप दे पाएं। लेकिन लव लेटर जितने मैसेज मत भेजें, क्योंकि आपके मैसेजेस को ना तो मैं पढ़ सकता हूं, ना ही मैं पढ़ना चाहता हूं। अगर आपको लग रहा है कि आपने इस सेशन में मुझसे बातचीत करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप फिर से गलत जगह इन्वेस्ट कर दिए हैं। मैं आपसे बातचीत नहीं कर सकता, आपके किसी भी प्रकार के इस क्लास के अलावा डाउट को भी मैं एंटरटेन नहीं कर सकता, क्योंकि आपने 999 में मेरी क्लास खरीदी है, मेरी राय नहीं। तो आप किसी भी चीज के लिए मुझे ना रिसीव कर ले आएं कि सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। कृपया करके आप बेसिक चीज समझने आए हैं वो समझें। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग मैसेजेस में अपना प्यार मोहब्बत भर भर के भेज रहे हैं, अगर मैं वो पढ़ने बैठ जाऊंगा तो हजारों की संख्या में इस क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, उन्हें बहुत सी असुविधाएं होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे माननीय तरीके से निवेदन है कि कृपया करके इसका उपयोग मेरे रेस्पॉन्स देने में करें, आवाज ना आ रही हो तो करें, मैं कुछ सवाल पूछूं तो जवाब देने में करें, और लास्ट में जब सेशन एंड हो रहा हो तो कुछ बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि बताइए क्या बात है, तो आप उस समय बता दें, है ना। ज्ञान अर्जन के लिए अपन आए हैं तो बेस्ट तरीका वही रहेगा। और चूंकि आप अचानक तो प्रकट हो नहीं गए हैं मेरे सेशंस में, आप YouTube पर मुझे देखते हुए आए हैं, तो मैं YouTube पर भी आप लोगों के कमेंट्स डायरेक्ट नहीं ले रहा होता हूं, बस ये पता लगा रहा होता हूं कि हां मेरी क्लास में आवाज सही जा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है, बस वो माहौल पता लगाने के लिए कमेंट्स देख रहा होता हूं, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज के में हम लोग आईपीओ में कैसे एंट्री करते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। हम बहुत सी चीजें सीखेंगे आने वाले सेशंस में, टेक्निकल एनालिसिस भी सीखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी, फ्यूचर भी, और ये ऑप्शन भी सब सीखेंगे, लेकिन बहुत जरूरी चीज जो सीख रहे हैं आज वो है आईपीओ। कल मैंने आपको एक ऑर्गेनिक दूध उत्पादन की यूनिट के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि भाई एक व्यक्ति है जिसने भैंसे बांध ली और बांध करके वो ऑर्गेनिक घी बेच रहा है, दूध बेच रहा है, तमाम चीजें बेच रहा है। अब वो जो बेच रहा है उस कंपनी के अंदर आपको भी रुचि आने लगी, आपको लगने लगा कि अगर इसको पैसे हमने दे दिए तो ये बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। और अगर मैंने कल कहानी जहां छोड़ी थी वो 1000 करोड़ पर छोड़ी थी, अगर 1000 करोड़ पूरे भारतवर्ष ने मिलकर के इसे दे दिए तो हो सकता है कि ये कंपनी इतना काम करेगी पूरी दुनिया में राज करने लगे, सपने बड़े देखने लगे हम लोग। तो क्या पता कि हमारा दिया हुआ 150 रुपया उस कंपनी के अंदर कल को 200 रुपए बन जाए। यानी हर किसी के अंदर भविष्य की कुछ संभावनाएं होती हैं। साथियों, स्टॉक मार्केट इसीलिए अनुमानों का बाजार कहा जाता है, प्रेडिक्शंस का बाजार कहा जाता है। यहाँ पर कुछ सर्टेन नहीं है, हर आदमी अपने तरीके से कंपनी का भविष्य सोचता है। उसके पास जितना रिसोर्स है, जितना नॉलेज है, उसी को आधार मानकर वो कंपनी का इतिहास भविष्य सोचता रहता है। और इस प्रेडिक्शन मार्केट में कुछ लोग सही निकल जाते हैं और कुछ लोग गलत ही रह जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रेडिक्शन मार्केट में अक्सर वो लोग सही निकलते हैं जिन्होंने टेक्निकल स्टडीज बहुत अच्छे से की हुई होती हैं, जिन्हें ये पता होता है कि चार्ट की स्टडी कैसे करनी है। मैं चार्ट की स्टडी आपको बेसिक तरीके से अच्छे से सिखाऊंगा ताकि आपको चार्ट पढ़ना समझ में आने लगे, आप भी जाकर के देख सकें कि ये कैसे होता है, मतलब ये क्या है, स्टॉक्स के व्यूज कैसे लिए जाते हैं, मतलब ये कैंडल नीचे क्यों जा रही है, ये लाइन नीचे क्यों जा रही है, ये अचानक 2 घंटे में अचानक ऊपर जा रही है, ये हाई लो का लो क्या है, लो का हाई क्या है, हाई का हाई क्या है, ये तमाम चीजें इनके अंदर किस प्रकार से एक ब्रेकआउट क्रिएट हो रहा है, वो सब बातें हम करेंगे। लेकिन जो उनको बेहतर तरीके से समझता है वो बहुत सारे इमोशंस से ऊपर उठ चुका होता है ना। अच्छा, अब चूंकि आईपीओ आ रहा है तो सोचिए कि उस कल वाली कंपनी का नाम हमने रख दिया एबीसी ऑर्गेनिक मिल्क लिमिटेड, है ना, या ऑर्गेनिक घी लिमिटेड टाइप से हमने कल कोई कंपनी बनाई थी। आज उसके आईपीओ की चर्चा कर रहे हैं, वो आईपीओ लाना चाहता है सो दैट वो आम जन से पैसे ले सके, इसीलिए आईपीओ आ रहा है। तो चलिए हम भी देखते हैं अगर वो आईपीओ लाएगा सेबी से परमिशन लेकर के तो वो हमें कहां दिखेगा। चलिए हम देखते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं आईपीओ के लिए। सबसे पहले आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन कीजिए। आप अपने डीमैट अकाउंट में जो आपने ओपन किया हुआ है, ध्यान रखिएगा डीमैट का लिंक आपने वेबसाइट से भी अगर हमारे ओपन किया था तो उसे एप्लीकेशन से ओपन करिएगा, है ना, सो दैट आप मोबाइल फ्रेंडली उसे
यूज कर सकें। आपने अपना डीमैट अकाउंट लॉगिन किया, लॉगिन में जरूरी नहीं है कि आप एंजल वन से ही लॉगिन करें, आपके पास जो डीमैट अकाउंट है, इतनी सारी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, 15-20 प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिसका अकाउंट है आपके पास, वहां से आप एंट्री कर जाइए। कर गए साहब हम? अब हमने एंट्री कर लिया, एंट्री करने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जैसे मैंने एंजल वन कर लिया क्योंकि मेरे पास एंजल वन का था, मैंने वो आपके सामने लिया है। तो देखिए जैसे मैं अंदर गया तो हमारी टीम के कुछ सदस्यों ने अपने मोबाइल से इसके स्क्रीनशॉट्स लिए कि सर मान लीजिए इस तरह से उसके अंदर एंट्री करने पर फ्रंट स्क्रीन दिखाई दी। उस फ्रंट स्क्रीन में अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो आपको स्टॉक्स के साथ-साथ नीचे की तरफ आईपीओ ऑप्शन दिखाई देने लगता है। मतलब आपकी फ्रंट स्क्रीन पर ही आपको आईपीओ का ऑप्शन दिखाई देने लगता है। लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में 3 बार से वहां क्लिक किया, नीचे की तरफ डाउन ड्रैग होते ही आईपीओ का ऑप्शन दिखने लगा। हमने इस आईपीओ पर क्लिक किया। जब इस आईपीओ पर, ये आज का ही है, मैंने इस आईपीओ पर क्लिक किया। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में दिखा रहा हूं सो दैट आप इसे ये ना समझे कि सर ने कहा है कि इसका आईपीओ परचेज कर लो, है ना? मैं अपने आप को सेफ लेकर चल रहा हूं ताकि मैं किसी भी तरह से आपको धकेल ना सकूं कि हां भाई ये ले लो, मैंने कहा था ये ले लो। नहीं, 1% नहीं, बार-बार ये याद दिला रहा हूं कि नहीं मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है बेटा? चलिए, अब आ गया ये। तो हमने क्या किया कि आईपीओ पर जब एंट्री की, तो आईपीओ पर एंट्री करते ही मेरे सामने ये बड़ी सारी लिस्ट खुलकर आ गई। इस बड़ी सारी लिस्ट में सबसे ऊपर दिखा रहा था आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो लिमिटेड। ये आपके मोबाइल में ही है। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आप में से कुछ लोग कहेंगे ये तो हम भी कर ही सकते हैं। असल में क्या है कि हमारी क्लास में कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो हमारी क्लास को एप्लीकेशन तक से नहीं देख पा रहे हैं। विचार कीजिए कि जो लोग क्लास को एप्लीकेशन से नहीं देख पा रहे हैं, वो आईपीओ को कैसे देख पाएंगे? है ना? ये बहुत बड़ा टास्क है। इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। हमारा एप्लीकेशन इतना आसान एप्लीकेशन है बातें बाजार की का, वहां से हमारे कॉल सेंटर पर जो कॉल्स आ रहे हैं ना, वो बुद्धिजीवियों के कॉल्स हैं जो ये कह रहे हैं सर वीडियो नहीं दिखता। तो उसमें ही उनको दिए गए ऑप्शंस कि देखो ये लाइब्रेरी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर वीडियो दिख जाएगा। राइट में बंदी बिंदी दबा के देख लेना, क्या पता आपने हाइड कर दिए हों, क्लिक करके देख लेना, वो हाइड को अनहिडन कर लेना, फिर दिख जाएगा। क्या पता आप ही ने आर्काइव कर दिया हो। 3-4 ऑप्शंस हैं, जब आप उनको ही नहीं देख पा रहे हो तो ये तो बहुत बड़ी बात कर दी मैंने, है ना? तो इसीलिए मैं इस बहुत बड़ी बात को करके दिखा रहा हूँ, है ना? अपन सब स्पून फीडेड चाइल्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं वैसे ही दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोला जिसका मैंने आपको बताया हुआ था। फिर डीमैट अकाउंट के बाद मैंने उसके अंदर लॉगिन किया अपने जो भी क्रेडेंशियल्स। देखिए डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं, कल वीडियो में प्रॉपर तरीके से बातें बाजार की यूट्यूब पर डाला हुआ है, ऐप पर, वेबसाइट पर, इस पर भी डाल दूंगा। भाई आज डलवा देना, है ना? वेबसाइट का वो वाला लिंक यहाँ पर डलवा देना, ठीक है? अच्छा, फिर हमने क्या किया, जब हम एंट्री किए तो हमें मेन पेज पर आईपीओ लिखा दिखाई दिया। हमने आईपीओ में एंट्री की। आईपीओ में एंट्री की तो आज मुझे इतने सारे आईपीओ यहाँ पर लिस्टेड दिखाए। आईपीओ का मतलब क्या है? ये सभी वो कंपनियां हैं जो आने वाले समय में शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली हैं। क्या होने वाली हैं? लिस्ट होने वाली हैं। लिस्ट होने से पहले ये जनता से कह रही हैं कि आप हमारे शेयर परचेज कर लीजिए। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जनता से कह रही हैं कि हमने जो शेयर निकाले हैं, आप इन्हें खरीद लीजिए सो दैट आप प्राइमरी ओनर बने। आप याद कीजिए, मैंने आपको स्टॉक्स के 2 रूप बताए थे। स्टॉक मार्केट के 2 बाजार हैं, प्राइमरी बाजार और सेकेंडरी बाजार। प्राइमरी बाजार बोले तो जो सेलर है, उससे आपने डायरेक्ट परचेज किया। ये बिल्कुल वैसे है। अगर आप जमीनों में समझते हैं, तो जैसे जयपुर के अंदर जेडीए चलता है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ में एलडीए चलता है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनसे आपने डायरेक्ट प्लॉट खरीदे हो, तो ये तो डायरेक्ट हुआ। और जिसने एक बार खरीद लिया, उससे किसी ने खरीदा हो, तो वो इनडायरेक्ट कहा जाएगा यानी सेकेंडरी कहलाएगा। तो प्राइमरी बायर कौन है? जिसने आईपीओ में से शेयर परचेज किया। तो आईपीओ में जैसे मान लीजिए कि मेरे पास डे 1 का वेदांता का शेयर है या मेरे पास डे 1 का एमआरएफ का शेयर, यानी डे 1 से किसी के पास टिका हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, वो डे 1 में एंट्री कहां से होती है? तो वो यहां से होती है जब कंपनी खुद बाजार को अपना मुंह दिखा रही होती है। बाजार में किसी भी कंपनी की मुंह दिखाई को, शेयर बाजार में किसी भी कंपनी की मुंह दिखाई को आईपीओ लाना कहते हैं, ठीक है? आइए साहब, तो मैंने अब यहां पर जैसे ही एंट्री की तो सबसे पहले आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियो लिमिटेड नाम से मुझे कोई आईपीओ की कंपनी यहां पर दिखाई दी। कोई बात नहीं साहब, मैंने यहां पर कुछ पढ़ा। पढ़ा क्या? तो जरा देखिए, यहां लिखा हुआ है कि ये 20 तारीख को बंद हो रहा है। आज तारीख है 19। यहां पर लिखा हुआ है कि ये क्लोज हो रहा है 20 तारीख को। संभवतः आप लोगों को भी ये विजिबल हो रहा हो। हाँ, थोड़ा ब्लर विजिबल हो रहा है, मैं बता देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है क्लोजेस ऑन 22 दिसंबर। आप खोल के देखेंगे, आपको भी दिख जाएगा। ऐसे ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहां लिखा हुआ है कि आप लोग 1,02,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करें प्रति 2000 शेयर। मतलब इसके अंदर बकायदा ये बात मेंशन है कि अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो मिनिमम 2000 खरीदने होंगे। ऐसा नहीं कि मैंने एक शेयर खरीद लिया। बोले सर ये क्या? शुरुआत में तो कह रहे थे कंपनी में हिस्सेदारी देंगे, हिस्सेदारी के नाम पर हमारी एंट्री होती है और एंट्री होकर हमसे कह रहे हैं कि 2000 खरीदो। मेरे प्यारे साथियों, आईपीओ में कंपनियां खुद डिसाइड कर लेती हैं कि हम एक बार में कितना शेयर बेचेंगे। जैसे आपको मालूम होगा कि अपनी पाठशाला से हमारी किताबें आती हैं, हमारे पूरे बंडल्स ऑफ नोट्स आते हैं। हम कंप्लीट 6 किताबों का एक साथ सेट बेचते हैं। हम कंप्लीट 16 किताबों का एक साथ सेट बेचते हैं। 6 किताबों का सेट 2000 रुपए में, 16 किताबों का सेट 4000 रुपए में बेचते हैं। आरएएस के लिए 4000 में है, 2000 में जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से याद है। तो कुछ लोग हमसे उसमें ये कहते हैं कि सर हमें केवल पॉलिटी चाहिए, आप कृपया हमें पॉलिटी के इसमें से नोट्स दे दीजिए। हम कहते हैं नहीं दे पाएंगे, हम इसे कंबाइंड 2000 में ही दे पाएंगे। आप फिर वो पूछते हैं सर ऐसा क्यों? हम बोलते हैं कि भाई हमारे लिए ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है एक एक किताब देना। बोले क्यों नहीं है? मैंने कहा हर किताब को बेयर मिनिमम भेजने का खर्चा 70 रुपए अगर हम निकालने लगे तो मेरे पास में 6 किताबें हैं, तो 420 रुपए तो मेरा केवल और केवल उसका ट्रांसपोर्टेशन शुल्क लग जाएगा जो मैं आपके पास में इंडियन पोस्ट से भेजूंगा। लेकिन जब मैं 6 किताब एक साथ भेजता हूं तो वो मुझे लगभग 300 रुपए पड़ता है या 250 रुपए पड़ता है। तो मैंने एक साथ इसको इसलिए रखा हुआ है ताकि मेरे लिए डिलीवर देना आसान है। लेकिन फिर किसी ने मुझे कहा लेकिन सर आप ये नहीं देखते कि अगर आपने एक साथ अगर बंडल की जगह सिंगल सिंगल किताब बेची होती तो सोचो कितनी बिक गई होती। मैंने कहा आपने ये नहीं सोचा कि मैंने 2-2 हजार रुपए में अगर बंडल बेचे तो ना तो मेरे पास में ज्यादा इंसानों की जरूरत पड़ी मुझे, कम ही बिकी हो, लेकिन वो भी इतनी बिक गई कि मेरा काम चल गया हो। तो इसका मतलब 2 मोड ऑफ पेमेंट हो गए। एक्जेक्टली आईपीओ में भी ऐसा होता है। कई कंपनियां कहती हैं कि देखो भाई हमें पता है कि हम बड़े ब्रांड हैं, हम 2000 ही शेयर बेचेंगे। बोले भाई साहब 100 रुपए का ही तो शेयर है आपका, 100 रुपए का शेयर है 2000 बेचोगे ये क्या मतलब? बोले भाई अपना तजुर्बा, हम तो 2000 100 ही रुपए का हो भले ही, लेकिन मिनिमम 2000 लॉट साइज है वो बेचेंगे। दूसरी दुकान पर चलते हैं साहब। दूसरी दुकान पर पहुंचे तो कोई नेस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर करके है। नेस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि मैं तो एक बार में 4000 शेयर बेचूंगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,32,000 रुपए का लूंगा। बोले सर शेयर बेच रहे हो या फिर कंपनी में बाकायदा कमरा दे रहे हो? बोले कुछ भी समझ लो, मैं एक बार में 4000 शेयर बेचूंगा। आपका दिमाग खराब? बोले यार गजब ही चल रहा है तो यहाँ पे। ऐसे ही हम एक एक करके औरों को देखना शुरू किए, सबका कुछ ना कुछ दिखता रहा हमारे पास में, ठीक है? तो मैं आपको और लेकर चलता हूं। जैसे हमने और भी लिया, डैम कैपिटल हो गया। हाँ, अब ये कोई डैम कैपिटल एडवाइजर करके था, इसने कहा कि मैं आपको 53 शेयर भी दे सकता हूं। मैंने अपनी तरफ से लॉट साइज 53 का निकाल रखा है, 53 का निकाल रखा है। मैं 14,257 रुपए के अंदर आप लोगों को एक लॉट देने को तैयार हूं। तो ये 14,000 रुपए का ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेने को तैयार हो गया है। ऐसे ही आइडेंटिकल ब्रेन्स के बारे में आपको बता दिया, ठीक है? तो अब आपको एक बात तो यहां समझ में आई होगी कि शेयर प्राइस भले ही कम हो, लेकिन लॉट के साइजेस कंपनीज चेंज कर देती हैं कि मिनिमम हम इतना ही देंगे, उसके अलावा हम नहीं दे सकते। अब आप पूछेंगे साहब ये तो गजब बात है। गजब बात है तो क्या इनको कोई खरीदार मिलेगा? तो
आपने जहां आईपीओ देखा उसी के नीचे यहां पर मेंशन हो रखा है कि इस कंपनी को पहले ही दिन में 29.5 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। मतलब आप 1 लाख रुपए खर्च करने में सोच रहे हैं, यहां 1 के मुकाबले 29 लोग खड़े थे लेने के लिए। आगे वाले में चलिए, डे 2 में इसको 485.16 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। ऐसे ही तीसरे वाले को देखकर चलिए, इस तरह से कंपनीज को ओवरऑल अपने लिए गजब तरीके का सब्सक्रिप्शन मिलना शुरू हुआ। कहने का मतलब क्या है कि यहां लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं, उन्हें पता है कि मैं इतना बड़ा एक बार में खरीद लूं। और देखो होता क्या है, आपको भी पता है, जब कहीं लाइन ज्यादा बड़ी लगी होती है तो भारत वो देश है जो जेसीबी गड्ढा खोदने आई हो तो उसके लिए भी घंटों बिता सकता है कि चलो देखते हैं, मजा आएगा, जेसीबी यूं मिट्टी निकालेगी, यूं फेंकेगी, तो हम अपना पूरा दिन वहां पर भी पास कर सकते हैं। तो यहां तो सोचो कि इतनी बड़ी संख्या में लोग खरीदने आए हुए हैं, तो एक माहौल बनता है कि यार इतने सारे लोग खरीदने आए हैं तो भाई मैं भी खरीदूंगा। ये जो माहौलबाजी है ना, ये ओवर सब्सक्राइब होने के बाद में और बढ़ने लगती है। मतलब एक के मुकाबले एक ही खरीदने आता, तब कहते हैं कि हाँ ठीक है, जितने में निकाला उतने में बेच दिया। लेकिन साहब एक ने खरीदा, लाइन लग गई साहब। तो जब लाइन लग गई तो ये जो लाइन लगाने वाले लोग हैं, ये खरीदारों को हौसला देते हैं किस बात का, कि बेटा आज तुम खरीद लो। आज तुमने खरीद लिया, जैसे ही शेयर खरीदोगे, कंपनी जिस दिन लिस्ट होगी, आपके शेयर को इसी दाम पर खरीदने के लिए एक के मुकाबले 29 लोग खड़े थे। इसका मतलब डे 1 पर लिस्टेड होते ही आपकी कंपनी के शेयर में उछाला आ सकता है। अगर आप इस बात को समझ रहे हो तो दिमाग लगाइए कि एक के मुकाबले, अभी तो मैं एक एक करके लेके चलता हूं, अदरवाइज आप बाउंस कर जाएंगे। तो पहले मैंने क्या कहा कि इतने शेयर खरीदने की बात आई, तो कोई बात नहीं साहब, आपने फिर क्या किया, इन पर क्लिक मारा तो फिर आपको इस तरह से सारे ऑप्शंस दिखाई दिए तो फिर आपके पास में पूछा गया कि आप कितने लॉट लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने डैम कैपिटल एडवाइजर के अंदर क्लिक मारा, आपने कहा कि मैं 283 रुपए की बिड प्राइस पर इन 13 इनको खरीद रहा हूं। यहां पर पेमेंट का ऑप्शन आपको यूपीआई से दिया हुआ है, आपने यूपीआई का डाल करके आपने अपनी तरफ से एक पेमेंट लगा दिया और अप्लाई कर दिया। देखो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है अप्लाई फॉर आईपीओ, तो आपने अप्लाई मार दिया, ठीक है साहब, आपने अप्लाई कर दिया, आपका ऑर्डर बुक हो गया है। अब ये किस दिन पता चलेगा, ये उस दिन पता चलेगा जिस दिन कंपनी अपना लॉट खोलेगी। कुल मिलाकर 6 दिन की प्रक्रिया होती है। कंपनी जिस दिन आती है मार्केट में आईपीओ लेकर, 3 दिन तक वो प्री बुकिंग लेती है। 3 दिन तक की उसकी प्री बुकिंग में वो अपनी तरफ से आप लोगों से बुला रही है कि लाओ भाई ले आओ, जिसको भी आना है अपना ऑर्डर बुक कर दो, हम आपका ऑर्डर ले रहे हैं। आपने अपनी तरफ से पेमेंट करके सब डाल दिया। अब आपके दिमाग में टेंशन होने लगी। क्या टेंशन होने लगी कि सर एक बात बताओ, मैंने पेमेंट किया, मुझे शेयर मिल जाए ये तो अच्छी बात है, सर नहीं मिला तो क्या होगा, है कि नहीं बड़ी बात। सर भाई मैंने तो मान लीजिए शेयर में पैसा लगाया खरीदने के लिए कि मैं आईपीओ में गया पैसा लूंगा, लेकिन पैसा निकालने पहुंचा, लेकिन सर मेरा तो पता चल रहा है कि शेयर तो मुझे मिला नहीं, और शेयर नहीं मिला वो तो चलो समझ में आया, पैसा और गया सर। और कैसे आएगा ये पैसा सर, वो कंपनी मेरा पैसा लौटाएगी कि नहीं लौटाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा था जब आपका डीमैट खुल रहा है उस समय आपका पैन कार्ड नंबर लिया जा रहा है। मतलब जब आप आईपीओ लेने जा रहे हैं तो आपका जो पैन कार्ड है वो आपका एक पहचान पत्र है। आप उसी के माध्यम से पहचाने जाते हैं पूरे देश में। आप अपने पैन कार्ड से पता लगा सकते हैं कि मैंने किस किस कंपनी का क्या क्या शेयर, कितने स्टॉक, कितने म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं। पैन कार्ड बहुत बड़ा नंबर है, आपका पूरे जीवन काल एक ही नंबर रहता है, मोबाइल नंबर बदल सकते हैं, पैन कार्ड नहीं बदल सकते। तो बोले अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर शेयर लिया, मुझे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो पैसा तो नहीं डूबा क्योंकि पैन कार्ड है मेरे पास। लेकिन मिलेगा कैसे सर, मिलेगा ऐसे क्योंकि सेबी ने पहले से ही सेट किया हुआ है कि जिन लोगों को ऑफर डेट के दिन आपने शेयर अप्लाई किया था, ऑफर एंड हुआ 3 दिन में, उस दिन शेयर नहीं मिला, कोई बात नहीं, अलॉटमेंट होता है उसके 3 दिन बाद। देखो कुल 6 दिन की प्रक्रिया है। मान लो 18 तारीख के दिन ये जो आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो है इसका आईपीओ आया, 20 तारीख तक ये ऑफर चला, 18 19 20, 3 दिन तक आपसे कहा जिन्हें अप्लाई करना है कर दो, यानी कल तक माना किसी ने अप्लाई कर दिया, 20 तारीख तक अप्लाई किया सबने, कई गुना अप्लाई मार दिया, मिनिमम रुपया 1 लाख रुपया मांग रहा है, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख मांग रहा है, मैक्सिमम 1 लाख 8 हजार मांग रहा है। आपसे कह रहा है देख लो 1 लाख 2 हजार मिनिमम है, 1 लाख 2 हजार 8 हजार अधिकतम है, आपको क्या लगता है कि आप कितने में खरीद लोगे। आपने कहा मैं 1 लाख 5 हजार में खरीदूंगा, आपका एक लॉट, और इसने तो एक लॉट ही 2000 शेयर का बनाया हुआ है, मैं 1 लाख 5 हजार रेट लगा करके अपनी प्राइस लगाकर छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा अब अलॉटमेंट का दिन आता है उसके 3 दिन बाद, तो 20 तारीख तक तो आपने पैसे लगाए, 21 22 23 उसके अगले 3 दिन आपको अलॉटमेंट होने हैं। आपके अलॉटमेंट का पता कैसे चलेगा, आपके ही डीमैट अकाउंट में जहां आपने अप्लाई किया था उसी जगह पर आपको शो होने लग जाएगा कि आपको इतने आईपीओ में शेयर अलॉट हो गए। अब इंटरेस्टिंग बात, सर मैंने अलॉटमेंट में डाले थे 2000 शेयर, कंपनी मुझे 2000 ही शेयर देगी, इसकी क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि उसने आपको 1000 ही शेयर अलॉट किए हो, ऐसा कैसे होता है, इसके लिए बकायदा लॉटरी लगती है। लॉटरी लगती है कि कितने शेयर किसको मिलेंगे, क्योंकि उम्मीदवार ज्यादा है। देखो जितने उम्मीदवार हैं उतनों को ही मिलेगा तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जितने उम्मीदवार हैं मतलब जितने शेयर हैं उससे ज्यादा उम्मीदवार अगर आ गए तो भाई लॉटरी लगेगी। लॉटरी सेबी के द्वारा बनाया हुआ मैकेनिज्म अपने आप लगाता है, सब कुछ मैकेनिकल है, मशीनें करती हैं, किसी को कोई भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता। एक बात और समझ लीजिए, तो बोले सर अगर अलॉटमेंट में मेरा नाम गया था, मेरे नाम में सब कुछ सही था, क्या फिर भी मुझे शेयर ना मिले, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, हो सकता है कि आपने पहचान पत्र में जानकारी गलत दे रखी हो, डीमैट अकाउंट खोलते समय आपका नाम उसमें गड़बड़ हो नाम में, और आपके पैन कार्ड में कुछ और नाम लिखा हो, बैंक अकाउंट में कुछ और नाम लिखा हो, नाम की कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो। देखो मैंने फिर पहले दिन भी कहा था, डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट जैसा, और मैं तो मानता हूं उससे भी बड़ा है। बैंक अकाउंट में जितना पैसा पड़ा छोड़ दिया वो ब्याज से बढ़ेगा, डीमैट अकाउंट में जो शेयर पड़ा छोड़ दिया वो ग्रोथ रेट से बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, वो तो चल रहा है भाई, वो तो उठता जा रहा है, बाजार बढ़ रहा है, वो ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग जब डीमैट खोलें, भले नहीं खोलना कोई बात नहीं, खोलें तो पूरे होशो आवाज में खोलें, पता चले आप पैसा भी लगा दिए, सब कर दिए, लास्ट मोमेंट पर अलॉटमेंट के टाइम आपका अलॉटमेंट कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि आपने कोई जानकारी गड़बड़ दी हुई है, क्योंकि कंपनी में हिस्सेदारी मजाक में नहीं मिलेगी, पूरी तरह से आप लोगों को वो अवेयर होने के बाद ही जानकारी देते हैं, ठीक है साहब। अलॉटमेंट माना दिन आया 23 तारीख का, आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपका पैसा वर्किंग डेज में वापस आ जाता है, ठीक है। अब आता है साहब मेरा अलॉटमेंट भी हो गया, अलॉटमेंट हो गया, अब मैं इन शेयरों का करूं क्या। मैंने कहा बधाई हो, आप इस कंपनी के शेयर धारक हो गए हैं, बढ़िया लड्डू बांटे। अरे सर क्या बात कर रहे हो, मैं तो पैसे कमाने आया था, पैसे कमाने आया था तो बेच दो सर, किसको बेचूं, कौन खरीदेगा इनको। मैंने कहा बस इंतजार करो अगले 3 दिन का। बोले उसमें क्या होगा, मैंने कहा ये जो आपने अलॉटमेंट देखा है, अब ये शेयर जाकर के लिस्टेड हो जाएंगे, कहां पर, मंडी में। मंडी बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जहां आईपीओ आया है, बॉम्बे में या एनएसई में जहां आया है वहां जाकर के लिस्टेड हो जाएंगे। बोले अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले ऑफर आया, ऑफर एंड तक हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद शेयर अलॉट हुए, अलॉट होने के 3 दिन बाद वो शेयर मार्केट में दिखने लगेंगे। सर वो दिखते कैसे हैं, मैंने कहा वो ऐसे दिखते हैं कि इस व्यक्ति के पास में इतने शेयर हैं, कोड हैं आपके, वहां पर नंबर्स दिख रहे होते हैं कि इतने शेयर इसके पास, इतने शेयर इसके पास, और एक तरफ दिख रहे होते हैं खरीदने वाले और एक तरफ दिख रहे होते हैं बेचने वाले। खरीदने वाले बता रहे होते हैं कि इतनी प्राइस में खरीदने को तैयार बैठे हैं हम, बेचने वाले दिख रहे होते हैं इतनी प्राइस में बेचने को तैयार बैठे हैं हम। खरीदार और बेचने वाले एक साथ इंतजार में बैठे होते हैं कि आओ भाई हम तैयार हैं, आओ भाई हम तैयार हैं, बस मंडी सजी होती है। खरीदार जब ज्यादा होते हैं भाव बढ़ने लगते हैं, खरीदार है ही नहीं और बेचने वाले लाइन से खड़े हैं, भाव गिरने लगते हैं। शेयर मार्केट में ये नहीं होता कि कम खरीदार है तो भाव थोड़ा कम बढ़ेगा, ना ना ना, या तो बंपर खरीदार होता है या जीरो होता है।
कोई खरीदार ही नहीं है और सब बेचने वाले हैं, इसका मतलब बिकवाली आ चुकी है। आपके शेयर बिकने के लिए खड़े हैं, तो वहां लोग क्या करते हैं, अपनी रेट्स गिराने लगते हैं। मान लो आपने खरीदा था 100 रुपए का शेयर, आप 90 लगा दिए, भाई 90 में भी खरीद लो, बेचने को तैयार हूं। उधर कोई 90 में आपका ऑर्डर बुक कर दिया, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, वो भी मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा। लाइव ट्रेड में नहीं दिखाना चाहता इस वजह से, ठीक है। अच्छा, तो कुल मिलाकर 26 दिसंबर के दिन अगर आप चाहते हैं तो अपने शेयर बेच सकते हैं। सर मैं बेचना नहीं चाहता, मैं रखना चाहता हूं, तो रख लीजिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ये सौदा फायदे का सौदा रहा? देखिए, जब आपकी डिमांड इन शेयर्स की बढ़ने लगेगी तो वो लोग रेट बढ़ाने लगते हैं। जो आए हैं लिस्ट में शेयर लेने, वो कहेंगे भाई साहब 100 का खरीदे थे, 110 का बेचो तो मुझे बेच दो। फिर एक आएगा वो कहेगा भाई साहब 150 का बेचो तो मुझे बेच दो। इस तरह से बेचने के लिए आपको उकसाया जाता है। आपको समझ में आता है कि भाई सही जा रहा है, आप बेचे और धंधा बना के निकल गए। इसलिए अधिकांश समय ऐसा होता है कि लोग आईपीओ से ही मतलब इस 10-15 दिन के अंदर ही सारा पैसा कमा के साइड में वो लेते हैं। मतलब समझना ध्यान से, 18 तारीख को गए, पैसा लगाए, 26 तारीख को लिस्ट हुआ, बस इस समय पर लाख रुपए अपनी जेब में था, लाख रुपए से लगाए, यहां पर 26 तारीख को पहुंचे, मार्केट में जैसे लिस्ट हुआ, इस शेयर ने 10 रुपए की प्रति शेयर के हिसाब से भी बढ़त देख ली, तो 2000 शेयर लिए थे आपने, एक ही बार में 20000 का सौदा बुक हुआ, साइड में निकाले और निकल गए। हटाओ, 20000 रुपए कमा लिए, साइड में हो गए। कितना अच्छा है ना, वाओ, एकदम वाओ एलिमेंट, मजा ही आ गया। 20000 हो गए, बताओ 7 दिन में ऐसा धंधा मिलेगा क्या? वाह वाह। और सर ये तो आईपीओ आते ही रहते हैं, क्योंकि 8-10 आईपीओ तो यही आ रखे हैं सर, मजा ही आ गया, मजा आ गया। रुकिए 2 मिनट रुकिए, आपने जो अभी मजा देखा ये सजा भी हो सकता है। ये कैसे सर? ऐसे कि आपने यहां अप्लाई किया, आप लिस्टिंग वाले दिन पहुंचे, लिस्टिंग वाले दिन पहुंचे, आपको खरीदार ही नहीं मिला, और कंपनी ने जब अपना मार्केट लिस्ट देखा कि भाई ये तो लिस्टिंग में धार 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 नीचे आता जा रहा है, हमने 100 रुपए में खरीदा था, 60 रुपए में भी खरीदार नहीं मिल रहा है, रहेगा डीमैट अकाउंट में ही, 60 रुपए में भी खरीदार नहीं मिल रहा है, अब क्या करें? तो सर 2 स्थितियां हैं, या तो हम 60 रुपए में बेचकर 40 रुपए का घाटा उठा लें, मैंने कहा अमीर आदमी हो तो उठा लो भाई, और अगर मेरी तरह गरीब हो तो इंतजार करो, हो सकता है कि एक दिन कभी फिर से मौका आए और ये मार्केट में कंपनी चल जाए, जैसे पेटीएम के साथ हुआ। पेटीएम लिस्ट होने गया था, लिस्टिंग प्राइस बहुत ऊपर रखी थी, लेकिन जब लिस्ट हुआ तो धार से नीचे आके गिरा और अब तक वो रिकवर नहीं किया है। तो आईपीओ आने के बाद से अब तक रिकवर नहीं हुआ है, तो जो बुद्धिजीवी अब तक शेयर बचाकर बैठे हैं कि एक दिन आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, उस दिन मेरा पैसा वापस आएगा, तो भाई साहब इसीलिए इसे लक बाई चांस का गेम कहते हैं। सर लक तो नहीं है सर, क्या बात कर रहे हो आप? तो मैंने कहा अच्छा बुद्धिजीवी हो क्या? बोले हाँ सर, हम तो पहले ही ये जांच पड़ताल करके जाएंगे कि हम किसका आईपीओ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसका कोई शॉर्टकट भी तो होता होगा, ये तो कमा के देगा ही। मैंने कहा भाई देखो, दुनिया में अब तक का जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स का नियम बना है, वो नियम यही है, मांग ज्यादा हो, आपूर्ति कम हो, तो आदमी फायदा कमा ले जाते हैं। बोले अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में मांग ज्यादा है, अगर शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गया है, तो पहला तो नियम यही कहता है कि शेयर ओवर सब्सक्राइब हो रखा है, तो इसका मतलब भाई जिस दिन लिस्ट होगा अपन तो मुनाफा कमाएंगे। तो बहुत सारे लोग तो इस बात को ही खुश होकर के मान लेते हैं कि अपना शेयर ओवर सब्सक्राइब है, धंधा चलेगा। तो एक तो ये इंडिकेटर मानते हैं कुछ लोग मानते हैं ग्रे मार्केट में भाव क्या चल रहा है। अब ये ग्रे मार्केट क्या होता है? देखो अपना देश कितना ही काला धन पर रोक लगा ले, लेकिन काला बाजारी यहाँ पर टिकटॉक की भी होती है। यहाँ पर आप जो बोलो सब काला बाजारी में उपलब्ध है। आपको जो चीज सबसे लीगल लग रही है उसे भी इलीगल तरीके से, यहाँ पे स्टेट पीसीएस का पेपर नहीं छोड़ते, यूपीएससी तक में धांधलियां हो जा रही हैं, तो कुछ बचा नहीं है। ग्रे मार्केट में डिमांड क्या है? सटोरी है। जैसे अपने देश में सट्टा गैर कानूनी है, लेकिन जब लोकसभा के इलेक्शन रिजल्ट आते हैं तो पहले पूछा जाता है बताओ फलौदी का सट्टा बाजार किसकी सरकार बना रहा है? तो सट्टा बाजार जो कि एक तरह का ग्रे बाजार है, जो कि नियमित रूप से चलने वाला बाजार नहीं है, उस बाजार में प्रेडिक्शन दे रखी है कि भाई इसकी सरकार आ रही है, तो लोग इस पर विश्वास लेकर चलते हैं कि हाँ, तो भाई ये दूसरा ऑथेंटिकेट होने का तरीका होता है कि लोग ग्रे मार्केट पर विश्वास कर रहे होते हैं। लेकिन साथियों कोई थंब रूल नहीं है, मेरा केवल इतना सा मानना है कि आप लोग अपने कमाई का केवल उतना ही अंश निवेश करें जिसके जाने के बाद आपको गम ना हो। डूब गया, बनता तो खुश हो लेते, डूब गया तो गम तो नहीं बनाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि साथियों बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं, दुनिया का कोई भी अभी तक ऐसा एल्गोरिदम नहीं बना जो उन सारे फैक्टर्स का अध्ययन कर सके। आप विचार करो, आप और मैं तो ऐसे चुन्नू मुन्नू टाइप के लोग हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको चुन्नू मुन्नू टाइप का, क्योंकि आप मुझसे ज्ञान ले रहे हैं, तो इसका मतलब आपका ज्ञान मेरे लगभग आगे आगे होगा इस मामले में, थोड़ा बहुत ऊपर भी होगा तो चलो मैं आपको गुरु मान लेता हूं मेरा। लेकिन फिर भी सोचो, जिन्होंने सारा ज्ञान अपने दिमाग में भर लिया हो वो कौन है? गूगल या फिर चैट जीपीटी, अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जिसने सारे फैक्टर्स डाल दिए, सारे वेरिएबल फैक्टर्स डाल दिए, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर की तरह जिन्होंने अपने अंदर स्पीड भर ली हो। सोचो वो तक प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। आप मुझे क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, अगर वही लोग प्रेडिक्ट कर लेते ना बेटा, तो फिर आप और हम केवल मतलब घर बैठ के मूंगफलियां खा रहे होते। क्यों? क्योंकि फिर तो मशीनें कर रही हैं सारा काम, फिर हमको क्या करना है? फिर तो मशीनों नहीं, बस एक बड़ी सी मशीन खरीद लेगा कोई भी बड़ी सी बैंक कि भाई हमने एक सुपर कंप्यूटर खरीद लिया है और उस सुपर कंप्यूटर में हमने इतना पैसा डाल दिया है और इस सुपर कंप्यूटर ने अपनी तरफ से ये प्रेडिक्शन दी। बड़ी-बड़ी कंपनियों ने बना तो रखे हैं ऐसे लोग, मतलब ऐसे सुपर कंप्यूटर बना रखे हैं जो सारी एल्गोरिदम पर काम करते हैं। जैसे ये जो ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां हैं, जिनके बारे में मैंने अपने सेशंस में भी आपको बताया, इन्होंने बड़ी-बड़ी मशीनें बना रखी हैं, फिर भी मार्केट में क्या फैक्टर वेरिएबल हो जाएगा नहीं पता। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मार्केट को आप ये समझ करके किसी भी दिन डील मत करना कि भाई अपन भगवान है, अपन को सब पता है। नहीं, जिसको सब पता है ये वाला इंट्यूशन है, वो गुस्ताखी खाएगा। मार्केट के अंदर एंट्री करने से पहले खुद की कंडीशनिंग इस बात की कर लें, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग कर लें, जो जितना उत्साही होकर के बाजार में एंट्री करता है वो उतना दुखी होता है, और जितना न्यूट्रल भाव से बाजार में एंट्री करता है वो उतना सुखी होकर लौटता है। आप ऐसे समझिए, आप बाजार में जा रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल अध्ययन है जो मैं आपको दे रहा हूं बाजार में उतरने से पहले। आप ऐसे समझिए, आप कभी सब्जी मंडी जाएं, आपको बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, तुरंत सब्जी लेके लौटना है, गारंटी है कि आपको गेट के आसपास जो सब्जी वाले रखे हुए दिख रहे हैं, आप तुरंत तुरंत उनमें से एनालाइज करेंगे, हां हां भाई दे दे फटाफट दे, अरे चेक कर दे लेट हो रहा है, फटाफट जाना जाम लगा है मेरे कार, जाना करिए। और एक आप एकदम शांत भाव से गए, इस बात से ऐप प्रभावी हुए कि कितना टाइम लगेगा, आप बस टहलते निकलते जा रहे हैं, देखते हुए जा रहे हैं। वो कह रहा है भाई साहब 5 रुपए किलो आलू, 5 रुपए किलो आलू, उधर वाला कह रहा है 10 रुपए किलो धनिया, इधर वाला कह रहा है 5 रुपए किलो भिंडी, उधर कह रहा है 5 रुपए किलो आलू, बैंगन, तोरई, सब ले लो सब ले लो, चिल्ला रहा है। आप एकदम समभाव से घूमते जा रहे हैं। आपने फिर मन बनाया, सब तरफ आलू ही आलू हो रहा है, इसका मतलब आलू आज ज्यादा है बाजार में, ज्यादा है तो भाव तो क्या ही मिलेगा इसका। फिर टहलते अब कैलकुलेशन चल रही है आपके दिमाग में, सब तरफ तुरई हो रही है। अचानक एक आदमी दिखा, यार इसके पास करेला अकेले के पास ही है, बस करेला और कहीं नहीं है। आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं, आप किस मामले में गए हैं? ठंडे दिमाग से गए हैं। मार्केट में जो अति उत्साही होकर जाता है वो नुकसान कराकर ही वापस आता है। आप एकदम ठंडे दिमाग से गए हैं, करेले देख रहे हैं। आप पूछेंगे सर करेला क्या है? करेला वो स्टॉक है जिसके ऊपर ज्यादा हलचल मची हुई नहीं है, बिकवाली वाले ज्यादा लोग नहीं बैठे हैं, खरीदार ही खरीदार बैठे हैं, एक आध आदमी लेकर के खड़ा है उन्हें, ये सौदा दिख रहा है, कैसे दिया भैया? इतने के दिए, चलो पैक कर दो। आप ले आए,
टेक्निकली क्या है ना, देखो ऐसे समझो, ये भी कोई नियम नहीं है जो मैंने अभी बोला, ये भी कोई नियम नहीं है कि ओह अगर किसी के पास कम समय इशारा दे दिया वो लेना, नहीं, ये भी फेल हो सकता है। पॉइंट इज कि आप कन्विक्शन जिस बात के ऊपर लेकर चल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रेंड एनालिसिस, वो भी मैं करूंगा आने वाले समय में कि ट्रेंड कह रहा है कि ये कैंडल कह रही है कि ये चार्ट कह रहा है कि यहां लो टच कर गया है, इससे नीचे नहीं जाएगा, अब ये उठेगा ही, वो ट्रेंड एनालिसिस है। आप उस ट्रेंड के साथ चलेंगे, आनंद आ जाएगा। जिस दिन मैं आप लोगों को ये एनालिसिस कराऊंगा ना, उस दिन और आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि कहानी कहां से चल रही है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया, लिस्टिंग की बात समझ में आ गई। धन्यवाद। बोली हुई आपको मिल गया रिफंड की सूचना आपके डीमैट अकाउंट में मिल जाएगी। आपको अपना आईपीओ अलॉटमेंट चेक कैसे करना है, तो एक तो तरीका हुआ कि आप अपने जाकर के डीमैट अकाउंट को खोलकर चेक कर लें। एक और तरीका, जिसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप अपना पिन डाल करके अपना वो खोलेंगे, डीमैट अकाउंट खोलेंगे, आईपीओ वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर जो आईपीओ का ऑर्डर किया हुआ टैब है उसे क्लिक करेंगे। अगर अलॉटेड मिले हैं तो आपको अलॉटेड लिखे आ जाएंगे कि फुल अलॉटेड हो गया, थोड़े बहुत हुए हैं तो पार्शियली अलॉटेड लिखे आ जाएंगे, नो अलॉटेड लिखे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जब कुछ नहीं मिलेगा तो आपकी एप्लीकेशन को वहां पर योर एप्लीकेशन वाज नॉट सेलेक्टेड इन ड्रॉ, क्योंकि लकी ड्रॉ में आपका नंबर नहीं आया। ऐसे में कारण कुछ भी हो सकता है, या तो हो सकता है आपका पैन कार्ड गलत डाला हुआ हो, आपका डीमैट अकाउंट नंबर गलत हो, आपने बिड के अंदर कुछ ऐसी प्राइस पर बिड कर दिया हो जो कि जो प्राइस गई है उससे नीचे की रह गई हो, या फिर आपने तरह तरह के पैन एक ही पैन कार्ड से कई सारे एप्लीकेशन से ऑर्डर मार दिए हो। हाँ भाई, ये ध्यान रखना। आप में से कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं, क्या करते हैं वो लोग, वो सोचते हैं कि मैंने एंजल वन पे भी खाता बना लिया, मैंने ग्रो पर भी बना लिया, मैंने कहीं और भी बना लिया, मैं इस तरफ से अप्लाई मार रहा हूं, उधर से अप्लाई मार रहा हूं, उधर से अप्लाई मार रहा हूं। ध्यान रखना, पूरे भारत भर में आपका एक ही पैन कार्ड चलता है, और जब पैन कार्ड एक ही है ना, तो ऐसे में उस पैन कार्ड को आप एक ही जगह से कर पाएंगे, चाहे आप एंजल वन से खरीदें, चाहे ग्रो से खरीदें, चाहे जीरोधा से खरीदें, लेकिन बार बार मत डाल देना, कट जाएगा ऑर्डर आपका। ठीक है, तो ये तो हुआ एक तरीका। अब आपने कहा सर मुझे तो डाउट है, किस बात का डाउट है, हो सकता है सर ये जो एप्लीकेशन वाले लोग हैं ना, यही धर के बैठ जाए मेरे उसको, मुझे देना भविष्य में, इसका कोई मतलब प्रमाण है क्या कि ये चीज मुझे ही अलॉट हुई है। मैंने कहा फुल प्रूफ प्रमाण है। बोले क्या प्रमाण है, आप अपनी एक्सचेंज पर जहां से आपने खरीदा है वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लिया है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाएं, वहां जाकर के इक्विटी सेलेक्ट करें जिस कंपनी का आप शेयर परचेज कर रहे थे, बकायदा वहां पर अपने इशू का नाम सेलेक्ट करें, पैन नंबर डालें, आपको वो निकाल के दे देगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर आप गए, यहां इन्वेस्टर्स की कंप्लीट जानकारी है, जिसका जिसने इन्वेस्टमेंट दिया है सबकी जानकारी है। यहां पर तमाम प्रकार की कंपनियां, जैसे ये ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड नाम से कंपनी यहां पर लिस्टेड है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ट्रांस लिस्ट में गए, आपने इशू का नाम शेयर किया, यहां पर ऑप्शन जैसे क्लिक किया, आपको यहां पर नाम दिखाई देने लग जाएंगे जो भी नाम आपको करने थे। जैसे यहां पर ट्रांस रेल है, यहां पे हेम्स बायो है, जो भी आपने नाम सेलेक्ट कर रखा है, तो आपको वो नाम मिला। जैसे मान लीजिए विशाल मेगा मार्ट आईपीओ में आपने रोल किया था, आप गए, आपने अपना एप्लीकेशन नंबर डाला, सर मुझे तो मेरा एप्लीकेशन नंबर याद ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए। पैन कार्ड नंबर डाला, सर्च किया, सर्च अगर पैन कार्ड करके डाला होता तो आपको यहां पर आपकी डिटेल्स मिल जाती कि आपको ये शेयर अलॉट हुए हैं। ठीक है, तो शेयर का अलॉटमेंट चेक करने के तरीके आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर भी कर सकते हैं, आप अपने एप्लीकेशन प्रोवाइडर जिससे आपने ये सब ब्रोकरशिप ली हुई है उससे चेक कर सकते हैं, आपके ये पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, सर ये कीमत कैसे तय होती है, तो देखो आईपीओ में जाने से पहले प्राइस बैंड दिया जाता है कि हम इतने प्राइस बैंड, बैंड का मतलब विड्थ दी गई है, 105 का मिनिमम शेयर होगा, 120 का अधिकतम होगा, आप उनमें से अपनी तरफ से रेट सेट कर देते हैं। ठीक है, आईपीओ में कौन लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं, तो देखो आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जिसमें आप और हम आते हैं, और एक होता है एंकर इन्वेस्टर। ये चार तरह के लोग आईपीओ में पार्टिसिपेट करने आते हैं। आप और हम रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं। ये जो क्यूएनआई वगैरह टाइप के लोग हैं, देखो इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया, फिर भी बता देता हूं। कमर्शियल बैंक्स जो होती हैं, जो हमारे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, ये जो बैंक हैं, ये कमर्शियल बैंक जैसी जो चीजें हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट करने आती हैं। देखो आज हमारे देश की बड़ी सारी कंपनियां हैं ना, वो पैसा कमा ही इस तरह से रही हैं। आप और हम बहुत पीछे छूटे हुए हैं। एसबीआई, पीएनबी या फिर जितनी भी कंपनियां हैं, ये छोटे-छोटे कंपनियों के स्टॉक्स परचेज कर ले रही हैं। स्विगी, जोमेटो जैसे में बड़ी-बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर ले रही हैं कि लाओ भाई इनमें जाओ और जाकर के इनके स्टॉक को परचेज कर लो, ऊपर उठेगा मार्केट। क्यों? क्योंकि इनको अल्टीमेटली भाव बढ़ते हुए देखने हैं, बढ़ते हुए देखे और अपने भाव बढ़ा लिए। ठीक है, तो ये लोग जब एंट्री मारते हैं तो इन्हें क्यूआईबी कहा जाता है। दूसरे होते हैं एनआईआई, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनमें कौन से लोग हैं? रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स या फिर अनडिवाइडेड हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिलीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, कंपनीज, ये सब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स में आप और हम जैसे लोग हैं, और एंकर इन्वेस्टर्स के अंदर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं जो 10 करोड़ से ऊपर का ही माल खरीदते हैं, थोड़े ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। ठीक है, अगर मांग ज्यादा आई है तो आईपीओ के अंदर शेयर ज्यादा महंगे हो जाएंगे जब वो लिस्ट होने जाएंगे तब, अदरवाइज उससे पहले उनकी प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर किसी कंपनी के शेयर नहीं बिके तो क्या है, वो फिर से आईपीओ ले आएगी और क्या है। ठीक है, तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आईपीओ खरीदना एक अच्छा विचार है, मतलब हमें खरीदना चाहिए? तो आंसर ये है कि देखो खरीदना आपके निवेश के ऊपर है कि आप निवेश करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन हाँ, निवेश करने जा रहे हैं तो पहले उस कंपनी के पूरे बैकग्राउंड को जांच लें। ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने आईपीओ लाने से पहले एक माहौल बनाया हो कि हाँ पहले पूरा जांचेंगे कि क्या चल रहा है, तब जाकर के उसके अंदर उसने माहौल बनाया हो। उसके पूरे प्रोस्पेक्टस को पढ़कर देखिए कि इसका विजन क्या है, उसने पूरी डिटेलिंग दी होती है खुद के बारे में कि हम लोग ये काम करते हैं, हमारे पास में इस आदमी का लोन है, हम इतना परसेंट डेट में है, हमारा इतना प्रॉफिट है, हमने इतनी ब्रांचेस खोली हुई हैं, ये विजन है, हम इतने प्रॉफिट में, सारी बातें। फिर आप ये चेक करें कि किस अंडरराइटर ने इसका समर्थन किया है, मतलब कौन सी ऐसी बैंक है जो इसकी क्रेडिट गारंटी लेकर आई है, या कौन सी ऐसी कंपनी है जो इसकी बैकिंग कर रही है, क्या वो मूडीज जैसी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जैसी क्रेडिट एजेंसीज ने भी इसको बैक किया है, कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, ऑरेकल वगैरह इनको सपोर्ट कर रही है। तो तमाम बातें जब आप जानते हैं तब आपको ये विश्वास होता है कि कंपनी सही से चल पाएगी। ठीक है, अच्छा अब सवाल है कि मैंने एक बार में आईपीओ में पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं दोबारा कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बस कीपिंग इन माइंड कि आपका डीमैट अकाउंट पर जो जानकारी दी गई है वो सारी सही हो और आप कोई भी गड़बड़ झाला ना कर रहे हो, 4-5 तरीके से आप अप्लाई ना कर रहे हो। तो क्या आईपीओ आने से पहले भी शेयर खरीदे जा सकते हैं? बिल्कुल खरीदे जा सकते हैं, उन्हें हम अनलिस्टेड शेयर्स कहते हैं। मतलब आईपीओ में भी नहीं गए, उससे पहले ही, जैसे इस समय ओयो का शेयर अभी आईपीओ में नहीं आया है, वो अभी से उपलब्ध है, मतलब लोग उसको अभी से खरीदने निकल पड़े हैं, अनलिस्टेड शेयर्स बोलते हैं इसको। अब ये क्या होता है, अनलिस्टेड शेयर्स में क्या होता है कि कई कंपनियां मार्केट में जाने से पहले ही माहौल बनाने लग जाती है कि देखो भाई हमें चाहने वाले इतने हैं कि जब हम मार्केट में जाएंगे तो लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी, हर आदमी हमें खरीदने आना चाहेगा, और जब हमें खरीदने आना चाहेगा तो ऐसे में हमारी गुजारिश आपसे रहेगी कि आप पहले ही खरीद लो ताकि आपको उस समय दिक्कत ना आए। ये बिल्कुल वैसे है जब कोई कॉलोनी कटती है तो प्री बुकिंग पे कटती है कि भाई साहब प्री बुकिंग पे ले लो, बाद में इसके प्राइस इतने परसेंट बढ़ जाएंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, तो यार हर आदमी फिर ले क्यों नहीं लेता ऐसे? भाई साहब इसलिए नहीं ले लेता क्योंकि यहाँ पर एक कैच है, और वो कैच क्या है अनलिस्टेड शेयर का। यहाँ पर होता यह है कि अगर आपने अनलिस्टेड शेयर पहले खरीद लिया, कंपनी आपसे ये कहती है कि इसका एक लॉक इन पीरियड है। जैसे आपने ऑफर पीरियड देखा, ऑफर क्लोजिंग देखा, अलॉट का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, अलॉटमेंट देखा और कंपनी की लिस्टिंग देखी, ये सारे प्रोसेस आपने थोड़ी देर पहले देखे थे। लेकिन आपने जैसे ही लिस्टिंग हुई कंपनी, उस दिन शेयर बेचने का सोचा। अगर आपने अनलिस्टेड शेयर लिए हुए हैं तो आप जिस दिन कंपनी लिस्ट हो रही है उस दिन नहीं बेच सकते। मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले आपने कंपनी देखी थी जिसमें आपको शेयर अलॉट होने थे, शेयर अलॉट होने थे और कंपनी 26 तारीख को लिस्ट होनी थी, देखा था? बोले हाँ देखा था। 26 तारीख को लिस्ट होनी थी, उसी दिन कंपनी के शेयर्स को आप मार्केट में बेच सकते थे, देखा था? बोले हाँ देखा था। उस दिन बेच सकते थे, उसी दिन आपको पता चला था डिमांड कितनी है, वो कितनी है, आपने खरीद लिया, बेच लिया। अनलिस्टेड में क्या है? अनलिस्टेड में आपको शेयर तो गारंटीड मिल जाते हैं,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले मिल जाएँगे आईपीओ आने से पहले। तो ये बहुत अच्छी बात हुई ना सर, इतनी मारामारी क्यों? अपने अपना लक का परीक्षण क्यों करना? ड्रॉ में जाना ही क्यों? अंडर सब्सक्राइब हो, ओवर सब्सक्राइब हो, हमें क्या मतलब? हमने कहा कोई मतलब नहीं है। आपने पहले खरीद के डाल दी। कंपनी भी चालाक है, वो कहती है सर मुझे पता है आप पहले क्यों आ गए, क्योंकि आपको लग रहा है उस दिन जब डिमांड बढ़ेगी, मैं जाकर के इसको बेच दूँगा। पर सर हम भी इतने बेवकूफ नहीं हैं। आपको अनलिस्टेड शेयर उपलब्ध करा रहे हैं, ये हमारी भलमनसाई है। लेकिन जब उपलब्ध करा दिया, तो उस दिन जिस दिन ये लिस्टेड होगा, उस दिन हम आपको बेचने नहीं देंगे। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए। तो फिर खरीदने का क्या फायदा? फायदा है ना, आप उस शेयर को लिस्टेड डे से 6 महीने बाद बेचेंगे। कंपनियाँ खुद से डिसाइड करती हैं कि सर 6 महीने तक हम नहीं बेचने देंगे आपको। 6 महीने बाद आप बेचें, आराम से बेचें। अगर आपको लगता है कंपनी में दम है कि 6 महीने तक भी इसका भाव बढ़ा रहेगा तो खरीदो। तो इसलिए अनलिस्टेड शेयर परचेज़ करते समय ये ध्यान रखें कि क्या आप उस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं? क्या आप उस कंपनी में विश्वास रखते हैं कि ये बाद में भी प्राइस बढ़ते रहेंगे? अगर ये सब विश्वास है, तब जाकर के आप अनलिस्टेड शेयर परचेज़ कर सकते हैं। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर अनलिस्टेड प्लेटफॉर्म मिलते हैं। मैंने इसके ऊपर यूट्यूब पर भी सेशन ऑलरेडी डाला हुआ है। अनलिस्टेड शेयर के ऊपर अगर आप चाहें तो जाकर बातें बाजार की पड़ी 2 महीने पहले मैंने डाला था कि कैसे वहाँ से आप खरीद सकते हैं। स्विगी के शेयर के लिए तब डाला था। आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है सर? तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सारा सेशन बहुत ध्यान से सुना होगा। आज आपको बहुत अच्छी-अच्छी बातें समझ में आई होंगी। आईपीओ से संबंध में जैसे कि आईपीओ कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, क्या-क्या क्वेरीज़ हैं वो क्लियर हुई होंगी। अगर ये चीज़ पसंद आई हो तो एक बार के लिए थम्स अप कर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि हाँ, हमें क्लियर हो गया है। ठीक है? बाकी कोई भी बात किसी की नहीं माननी है। अपनी प्रॉपर रिसर्च करें, बढ़िया से तब जाके शेयर मार्केट में एंट्री करें। कुछ बच्चे बहुत देर से पीडीएफ का कमेंट कर रहे हैं। देखो भाई आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। एग्जाम नहीं देना है तो पीडीएफ का अपने अंदर से क्रेज हटाइए कि पीडीएफ 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 क्या पीडीएफ? आप सिंपल सा एक काम करिए। मेरे 1 घंटे के लेक्चर में से मुश्किल से आपके काम की 2 से 4 बातें होती हैं। आप एक छोटा-सा ऐसा नोटपैड लेकर बैठा करें अपने साथ में, ठीक है? ऐसा एक छोटा-सा नोटपैड लें और उसमें अपने लिए खुद से पेन से अपने लिए नोट्स बना लें और वही नोट्स आपके जीवन भर काम आएँगे। और नोट्स ऐसे नहीं बनाने कि ओहो! एग्जाम में पूछा जाएगा, कुछ छूट गया तो क्या होगा? नहीं। आज की अगर नसीहत थी, तो आज ही अपने आईपीओ नाम से कोई जानकारी आई थी, तो आपने यहीं पर लिख दिया आईपीओ। आईपीओ के अंदर आपने मेंशन कर दिया कि आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करने से पहले 1 दिन ऑफर डेट आती है, 3 दिन तक उसके अंदर ऑफर की बात चलती है, उसके बाद में वो लिस्टिंग होती है, उसके बाद में वो शेयर बेचे जा सकते हैं। एक कांसेप्ट खत्म। नंबर दूसरा कांसेप्ट ये ओवर सब्सक्राइब हो सकते हैं, ये अंडर सब्सक्राइब हो सकते हैं। नंबर 3 ध्यान रखने वाली बात ये है कि कई एप्लीकेशन से डाउनलोड नहीं करना है, कई एप्लीकेशन से मुझे अप्लाई नहीं करना है। नंबर 4 मैंने यहाँ पर ये डाल दिया कि मैं अनलिस्टेड शेयर भी खरीद सकता हूँ, अगर मुझे कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है तो। मैं इस पूरे काम को केवल रिसर्च के बाद ही करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। बस 1 पेज का काम हो गया ना। 1 पेज के काम के लिए अब मैं आपको पीडीएफ दे दूँ, कोई परीक्षा थोड़ी है आपकी। आप अपने लिए एक पर्टिकुलर पतला सा वो बना दीजिए। अपने लिए बनाइए। देखो अगर मैं आपको ये मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे पे ये सब बन के आ चुका है। ये सब बन के आ चुका है, तो ये सब चीज़ें तो आपको मैं 2 मिनट में उपलब्ध करा सकता हूँ ना, पर परीक्षा थोड़ी दिलानी है आपको। ये लाइव प्रैक्टिकल है। लाइव प्रैक्टिकल के अंदर प्रैक्टिकल में नोट्स नहीं बनाए जाते। अगर आप साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, तो साइंस के विद्यार्थी प्रैक्टिकल में नोट्स नहीं बनाते। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते हैं। अभ्यास से वो प्रैक्टिकल में दुरुस्त होते हैं। हम साइंस के विद्यार्थी हैं, उस तरीके से आपको बता रहे हैं। इसके नोट्स मत बनाइए। हाँ, जो चीज़ भूलने की है, उन पर आप थोड़ा-थोड़ा सा मार्कर लगा लीजिए कि ये बस मुझे ध्यान रखना है, जब आईपीओ के बारे में करना है, तो बस इतना सा देख लीजिए। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बाकी फिर हम कल चर्चा करते हैं। थैंक यू। हाँ, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। हाँ, कल वीक की आखिरी क्लास है।